नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके खास और पसंदीदा कार्यक्रम हेल्थ केयर केवल दूरदर्शन नॉर्थ ईस्ट पे। दोस्तों, आज हेल्थ केयर का जो विषय है वो बहुत ही खास है और थोड़ा अलग है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं योगा और आयुर्वेद के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज हेल्थ केयर की तरफ से हम आपके सामने लेकर आए हैं एक नया और एक अनोखा टॉपिक, जो है योगा एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो पे मौजूद है योगा और आयुर्वेदिक विज्ञान से जाने माने दो विशेषज्ञ, जिनका परिचय मैं आपसे कराना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर पी के गोस्वामी सर। वे फिलहाल डायरेक्टर है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी शिलोंग से। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर विजय कुमार। वे फिलहाल एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ स्वास्थ्य विद्या एंड योगा से, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी शिलोंग से। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम पे। और हमारे साथ हमारे योगा इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं, मिस्टर सोरम और उनके ग्रुप, जो आज हमें आप लोग के सामने लाइव योगा और जो भी योगा आसन है वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लाइव शो जो है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये लाइव फ़ोन कॉल भी है, मतलब आप हमें अभी लाइव दिख भी रहे हैं और साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 03612970 मैं दोबारा कहता हूँ 03612970 हमें कॉल करें। कोई भी आपका कोई भी प्रश्न है, योगा या कुछ भी आसन आप जानना चाहते हैं, या फिर कुछ भी आयुर्वेद के ऊपर कुछ भी आपका प्रश्न है, वो आप हमें ज़रूर पूछे, हमें फ़ोन कीजिए। हमारे एक्सपर्ट यहाँ मौजूद है, वो आपको इसका उत्तर अवश्य देंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं पहले पूछना चाहूँगा गोस्वामी सर से। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, और डेफिनेटली जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें फ़िलहाल देख रहे हैं, ये जानना चाहेंगे कि जो आयुर्वेद है, हालांकि एक बहुत ही पुराना चिकित्सा विज्ञान है जो भारत से निर्माण हुआ था, या भारत से मतलब पूरे दुनिया में ये मतलब फैला था। आयुर्वेद क्या है और इसका महत्व क्या है? मैं दूरदर्शन का समग्र श्रोता को ये बात बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद एक जीवन का शैली है, एक जीने का कला है। ये भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास में उपनिषद कालीन से आयुर्वेद का एक स्वस्थ रखने का परंपरा शुरू हुआ। और ये सिर्फ चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये एक व्यक्ति को संपूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जीने का एक दिशा निर्देश देते हैं। समय प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि एक जीवन का दर्शन है। लेकिन अभी आधुनिक काल में आयुर्वेद को सिर्फ एक अल्टरनेटिव और वैकल्पिक चिकित्सा में सीमित कर दिया गया, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का व्यापकता असीम है। एक समाज की, एक व्यक्ति की आहार से लेके विहार, सोचने के कला, चिंतन, सभी को ये सामग्रिक रूप से आवृत कर लेते हैं। और हमको समझने के लिए एक चीज़ें सोचना पड़ेगा कि जो मौलिक विषय है, हम मानव एक प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रकृति में 3 तत्व होता है, सूर्य, चंद्र और वायु। इसी तरह हमारा शरीर में भी कुछ तत्व होता है। इसीलिए हमारा प्रचेष्टा होता है सिर्फ इंसान की नहीं है, हर जीवित प्राणी या वृक्ष, उद्भिद सभी भी प्रति मिनट प्रकृति के साथ एक संबंध रखते हैं। जब तक ये संबंध सम्यक प्रकार पे निर्वहन होता है तो वो इंसान, जीव, जानवर और उद्भिद स्वस्थ रहता है। अच्छा। जिस मुहूर्त में ये सम्यता का नाश होता है तब डिजीज होता है। तो ये जो हमारा सामग्रिक दार्शनिक कल्पना आजकल की परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समाज में मानने के लिए तैयार नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि प्रकृति हमारे भोग के लिए, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। हम हमेशा सोचना पड़ेगा कि हम एक प्रकृति का अंग है, हम प्रकृति का नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, तब हम सामग्रिक रूप में स्वस्थ रहेंगे। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा पारिपार्श्विक स्वस्थ रहेंगे। लेकिन देखा गया कि हम अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को दुरुपयोग किया और उसका फल हम भोग किया। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आयुर्वेद को सिर्फ
एक वैकल्पिक चिकित्सा नाम देना उचित नहीं है। ये एक्चुअली भारतीय विज्ञान का, मैं भारत का नहीं है, मैं एक्चुअली जो सनातन संस्कृति का एक अमूल्य धरोहर जो हमारा प्राचीन मनुष्यों ने उपनिषद की टाइम में उसका नींव रखे थे जी। लेकिन अभी कुछ ऋणात्मक सोच आया है जो मानव सभ्यता के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी हमारा एक आयुष्मान भारत नाम का एक परियोजना आ रहा है। एक्चुअली आयुष जो शब्द है ना, वो उसका एक सार दिशाएं होता है। मतलब आयुष में जीवित प्राणियों का कहते हैं, सिर्फ इंसान को नहीं है। उसमें शरीर रहता है, मन रहता है, आत्मा रहता है और इंद्रिय रहता है। तो जो एक मानव का शरीर में सार दिशाएं होता है, तो जब उसका सामग्रिक स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे हम इस सारों दिशा में ध्यान देना जरूरी है। मतलब हमारा शरीर में क्या विसंगति है, हमारा मन की अस्थिरता क्यों है, हमारा इंद्रिय ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं है, और इसी तरह हमारा आत्मा क्या भोग कर रहा है, सुख भोग कर रहा है कि दुख भोग कर रहा है, कि रोगी है कि अरोगी है। तो इसीलिए ये जो चीजें मैंने बता रहा हूँ कि आयुष शब्द तो सिर्फ लॉन्ग स्पान ऑफ लाइफ या एक समय परिसीमा को नहीं समझता है, एक इंसान का सामग्रिक शारीरिक का निर्देश करता है। इसीलिए आज के समाज में वही चिकित्सा को उन्नत माना जाएगा, सम्यक प्रकार विवेचित किया जाएगा जो एक व्यक्ति का शारीर दिखाए, शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा का परिपूर्ण में स्वस्थता दे सकते हैं। इसीलिए आज की परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद का प्रयोज्यता और प्रयोजनीयता बहुत अधिक है। और इसीलिए आयुर्वेद ऐसा कोई नया चीज नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में जाना है। एक व्यक्ति अपनी खान पान, विहार, सोच, अपनी आसपास के कैसे बिहेवियर करेंगे, ये सभी आयुर्वेद के अंग है। और इसका ज़्यादातर कंसेप्ट हमारी सभ्यता में, हमारा संस्कृति में नीति नियम या धर्मीय या सामाजिक लोक संस्कृति के रूप में निर्धारित कर चुका है। लेकिन ब्रिटिश जो पराधीनता में हमारा एक मानसिक परिवर्तन हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कि मैकलेस थ्योरी, that we raising any question in the Indian civilization or Indian knowledges, और ये हमारे लिए एक घातक साबित हुआ है। और शास्त्र के संदर्भ में ये हुआ है कि जो हम लोग परंपरा, मतलब जो मेन पद्धतिगत चिकित्सा बोलते हैं, जैसे आधुनिक जिसको एलोपैथिक कहते हैं, उसका क्रम में बहुत व्ययबहुल होने जा रहा है। जी। सामान्य व्यक्ति की आयत्ता का बाहर चला जा रहा है। इसीलिए सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है, समग्र विश्व में कि एलोपैथ का एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम हमको लाना है, जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ मेडिसिन। चाइना बहुत आगे बढ़ गया, इसीलिए हमारा आयुर्वेद भी आज 50 साल में काफी डेवलप हुआ। पिछले 4 साल में हम लोग बहुत आगे चला गया। तो ये जो आयुष्मान भारत का कंसेप्ट आया है, आप देखिए आयुर्वेद शब्द का व्युत्पत्ति और आयुष्मान शब्द दोनों का व्युत्पत्ति, मैं यहाँ एक्चुअली चिकित्सा विषय में साहित्य या ग्रामर का मायाजाल नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन ये एक मानव के लिए, एक सोसाइटी के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। सर, मैं आपके पास फिर से आऊँगा दोबारा, क्योंकि अंत में मैं ज़रूर आयुष्मान भारत और इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम ही है। हालांकि मैं अभी जानना चाहूँगा डॉक्टर विजय कुमार से कि सर जी, ये जो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जैसे आज हम लोग देखते हैं कि पूरे दुनिया में डायबिटीज़ हो गया या हाई बीपी हो गया, डायबिटीज जिसे हम हिंदी में कहते हैं मधुमेह रोग, हाई बीपी जैसे उच्च रक्तचाप और इत्यादि, जैसे एस्थमा हो गया, और या फिर कोई भी ये अन्य बीमारी या ओबेसिटी जो है, मोटापा। तो ये क्या है दरअसल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है, किस लिए इसका महत्व क्या है, मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन किया, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि आजकल इसकी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। दरअसल में ये 3 शब्दों से मिलकर बना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब ऐसी डिजीज जिसका कम्युनिकेबल ना हो, जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र ना हो, चाहे वो कांटेक्ट के द्वारा हो, डायरेक्ट कांटेक्ट हो, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हो, किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र ना हो। दरअसल में आदिकाल से मानव सभ्यता का विकास होता आया है, और इसी क्रम में बुद्धिबल का भी विकास हुआ है।
इसके कारण मनुष्य अपनी ढेर सारी सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में निरंतर लगा हुआ है, जिसके कारण वो इस क्रम में अपने नेचर और फिजिकल एक्टिविटी को भूल गया है, उससे विमुख हो गया है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, रातिचर्या, सद्वृत्त, यम नियम, इन सब से विमुख होता जा रहा है, जिसके कारण उसको डिफरेंट तरीके की गलत जीवन शैली की वजह से बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, श्वास रोग, इवन कैंसर तक इसके कारण से गलत कैंसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। कारण क्या है कि, और ये आज से नहीं, एक नहीं शुरू हुआ है, ये हम देखते हैं स्कूल टाइम से बच्चों को शुरू हो जा रहा है। शुरू में पढ़ने का स्टेज, रात में देर तक जगना, खाने के लिए कुछ टाइम ना फिक्स होना, जिसके कारण से शुरू में एसिडिटी, फिर बाद में स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, जो मिल रहा है वही खा रहे हैं, समोसे, चाय, ये सब फैटी चीज़ें, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, और ड्रिंक्स जैसे अल्कोहल, तंबाकू, इन सब का निरंतर सेवन करना। बच्चे हैं शुरू में, इनकी आजकल फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गया है, गेम वगैरह जो कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब पे पूरा कर लेते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस अलग होता है, जिस कारण बहुत ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। यही नहीं, WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में करीब 70% डेथ जो हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संक्रामक रोग के कारण हो रही है। अच्छा। हालांकि ये अभी हमारे भारतवर्ष में कम है, लेकिन तेजी से अभी वृद्धि हो रहा है। जी जी जी। WHO ने अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट किया था कि 23% अकाल मौत का खतरा पूरे विश्व पे इस गैर संक्रामक रोग के कारण बना हुआ है। अच्छा। इस बात को WHO ने पूरे विश्व को, भारत को भी चेताया है जी। इस पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। अभी देखा जाए तो लगभग 45% डेथ हृदय रोग से, 22% श्वास रोग से, और करीब 12% कैंसर से, और 3% डायबिटीज़ के कारण हो रहा है। तो सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग इस मतलब पद्धति पे या योगा, आप जैसे योगा पे एक एक्सपर्ट है, तो जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा डायबिटीज़, जिसे हम कहते हैं मधुमेह रोग। डायबिटीज़ हालांकि बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है, एटलीस्ट हमारे देश में देखें तो इंडिया में फ़िलहाल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हम अब चर्चा कर रहे हैं, उसके बीच में डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा फैल रहा है ग्रेजुअली, और जैसे इंडिया भी डायबिटीज़ कैपिटल भी बनने वाला है। तो आप लोग के आयुर्वेद या योगा की तरफ से हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा आसन या कुछ ऐसा योगा पद्धति है जो आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? जी हाँ, असल में डायबिटीज़ क्या कहें इसको, आयुर्वेद में जो मधुमेह कहा जाता है, इसके लिए आयुर्वेद में इसके कारण 3 बताएंगे। एक तो हेरिडिटी, सहज, कुलज, फैमिलियर, और एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में आहारज और विहारज, हैवी कैलोरी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी को कम करने से। इसमें जैसा कि हम लोगों ने देखा है, आसन, प्राणायाम। एक फ़ोन कॉल है, मैं अटेंड कर लेता हूँ, आपके पास आता हूँ। जी हाँ। हेलो सर, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका शुभ नाम? हाँ जी, मैं हरियाणा से हूँ, तेजपाल नाम है। जी जी जी, नमस्कार सर जी। हाँ, पूछिए आपका सवाल। हाँ जी, मैं सर, मेरे पेट में प्रॉब्लम रहती है, पेट मेरा बहुत टाइट रहता है, योगा भी करता हूँ, शुरू में आराम हुआ, बाद में आराम नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी मतलब आपका परेशानी क्या हो रही है फिलहाल? परेशानी यही है कि पेट साफ नहीं होता है। पेट साफ नहीं होता है, और आप योगा करते हो मतलब रोजाना? हाँ जी, हाँ जी, वही आप पूछना चाहते हैं कि मतलब कुछ ऐसा आसन है कि मतलब क्या जानना चाहते हो कि क्या क्या करने से मतलब पेट साफ होगा? कोई आसन हाँ या हाँ जी, कोई योगा आसन? हाँ जी 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 जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद है, वो अवश्य आपका उत्तर देंगे। वो जानना चाहते हैं कोई ऐसा योगा आसन जिससे पेट साफ हो, मतलब। हाँ जी भाई साहब, आपका क्वेश्चन कठिन है
तो आप भी योग भी करना ही है, इसके साथ साथ भी आपका खान पान में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपको प्रचुर परिमाण से पानी लेना है और खाने का जो विधि है उसमें जो रुक्ष सूखा चीज़ है उसको कम कर दीजिए। हाँ, और पानी का परिमाण प्रचुर करिए। और आप अभी कौन सी आसन कर रहे हैं अभी? शायद फोन कट चुका होगा सर। यहाँ फोन कट गया है सर जी। हाँ। अच्छा, ठीक है। खैर कोई एक आसन, योगा आसन जो उनको मदद हो, अच्छा मददगार है साबित हो। इसमें। एक तो जैसा सर ने बताया कि उससे पहले प्रचुर मात्रा में फाइबरस डाइट और सब ये रुक्ष डाइट कम करें, ऐसा लें। दूसरे आसन की अगर हम बात करेंगे तो सुबह उठ करके कुछ गुनगुना पानी पी करके 2-3 गिलास जल पी लें, गुनगुना जल। इसके बाद ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कट चक्रासन, उदर कर्सरासन जी। अगर इनका और तिर्यक भुजंगासन इनका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। आप कोई सा भी एक आसन क्या जी हमें हाँ। आप दिखा सकेंगे अभी लाइव? समझिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग सावधान मुद्रा में खड़े हो जाइए। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, ताड़ासन की मुद्रा में आए। दोनों पंजों को, हाथ को आपस में मिला लें और ऊपर की तरफ तनाव दें। ये ताड़ासन कहलाता है। अब अगर थोड़ा सा दाहिने की तरफ से आप लोग झुकें, दाहिने की तरफ धीरे 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 कुछ समय तक इस अवस्था में रुके रहें, 10 से 15-20 सेकंड पे, पुनः वापस सामान्य अवस्था में आए। फिर दूसरे दिशा में इसी प्रकार धीरे धीरे मुड़े। नॉर्मल वापस सावधान मुद्रा में आए। ये कहलाता है ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन दो। अच्छा, अब हम बात करेंगे कट चक्रासन का। जी, कट चक्रासन। कट चक्रासन। दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को पीछे पर लगाएं और बाएं तरफ धीरे धीरे यथासंभव घूमें। ध्यान रहे घूमते समय सांस को अंदर लें, फिर सांस को छोड़ते हुए सामने की ओर वापस आए। ठीक इसी प्रकार से दूसरे दिशा में धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए इसका अभ्यास करें। पुनः सामान्य अवस्था में धीरे धीरे सांस को अंदर लें। इसे कट चक्रासन कहते हैं। कट चक्रासन। जी। जी। तो इससे क्या होता है कि एब्डोमेन में, इंटेस्टाइन में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है और जो स्टूल फोकस लगे होते हैं वो सूख जाते हैं। साथ में ये जरूरी है इसको करने से पहले 2-3 गिलास गुनगुना जल अवश्य पिएं। जी। सुबह सुबह उठने के बाद इसका सेवन करें। अच्छा, ठीक। सुबह उठने के बाद 2 2-3 गिलास गिलास, गुनगुना हाँ, जल का गुनगुना सेवन जल। करें, उसके फिर बाद इसके ये बाद ये आसन अभ्यास करें। जी। अच्छा, इससे मतलब जो हम कहते हैं जैसे बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन वगैरह, बिल्कुल। उसकी मतलब परेशानियों से हाँ, मुक्ति अगर मिलेगी। उनको ज़्यादा कुछ से थोड़ा सा, तो उसके बाद एक और है इसमें तिर्यक भुजंगासन और जी। उदर कर्सरासन भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। समझिए, तिर्यक भुजंगासन सबसे पहले पेट के बल इसमें लेट जाते हैं और धीरे धीरे सांस को अंदर लेते हुए नाभि तक के भाग को ऊपर से सिर धड़ उठाते हैं और किसी एक दिशा में, मान लीजिए बाएं दिशा में, धीरे धीरे बॉडी को कमर से ट्विस्ट करते हैं। अच्छा। दोनों पैर में थोड़ा सा गैप रखेंगे, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आए। पुनः इसी प्रकार से दूसरी दिशा में अभ्यास करें। सामान्य अवस्था में वापस आए। तिर्यक भुजंगासन। जी। तो इसको करने के बाद फिर काफ़ी कुछ कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज से राहत मिल जाती है। तो शायद हमारे जी, जो बिल्कुल। भी मतलब व्यूअर थे जिन्होंने अभी हमसे संपर्क की थी, शायद ये आसन देखने के बाद उन्हें कुछ शायद बिल्कुल। इससे थोड़ा हाँ, आइडिया जरूर मिलेगा। लेकिन सिर्फ आसन पे नहीं, ये ठीक है इसमें करेगा, लेकिन उसके बाद जैसे सर ने बताया कि फाइबरस डाइट और समय पर भोजन अच्छा। ये जरूरी है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान दें, बिना
भूख लगे हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। तो अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज व्यायाम फिजिकल वर्क करते रहेंगे और फाइब्रस डाइट लेते रहेंगे तो निश्चित रूप से समय पर भूख भी लगेगी और फिर समय पर जब आहार लेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। हम फिर वापस आते हैं। अभी आप बोल रहे थे कुछ डायबिटीज़ के आसन के बारे में। जी हाँ। आप मतलब कह रहे थे कि हालांकि जैसे डायबिटीज़ अभी बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ है फिलहाल, तो उसके लिए कोई ऐसा आसन बिल्कुल। जिससे, हाँ जी इसके लिए आसन, प्राणायाम, मुद्रा, जी षटकर्म, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे आसन है क्या। जी आसन के बारे में पतंजलि में बताया गया स्थिर सुखासनम, जिस किसी अवस्था में स्थिर पूर्वक सुखपूर्वक स्थिरता से बैठे रहें वो आसन कहलाएगा। या फिर कहते हैं कि स्थैर्यम आरोग्यम च अंग लाघवम, मतलब आसन की सिद्धि होने से, अच्छी प्रकार से आसन करने से शारीरिक और मानसिक स्थिरता आती है, आरोग्य प्राप्त होता है और अंगों में लघुता, हल्कापन होता है। अगर हम प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राण धन आयाम। अच्छा। प्राण का मीन्स होता है ऊर्जा, वाइटल एनर्जी, शक्ति, और आयाम का मीन्स विस्तार, ओके, निषेध, रोकना। तो हाँ, विस्तार करना, रोकना, श्वास प्रश्वास क्रिया को रोकना, जी, ये प्राणायाम कहलाता है। फिर एक हमारी संहिता में हठयोग में बताया गया है कि युक्तान, मतलब सम्यक प्रकार से अगर प्राणायाम को किया जाए, प्राणायाम युक्तान सर्व रोग क्षयो भवेत्, ऐसा बताएगा कि अगर इसको सम्यक प्रकार से युक्त पूर्वक करते हैं तो सभी रोगों को इसको क्षय करने में क्षमता है। लेकिन हाँ, इसको अगर गलत ढंग से असम्यक तो बहुत सारे रोग उत्पन्न भी हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अगर आप समय पूर्वक करें बिल्कुल और रेगुलरिटी मेंटेन करें तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। जी और अगर आप मतलब रेगुलरिटी ना मेंटेन करें तो फिर इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि योग अभ्यास प्राणायाम करने से पहले सभी अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले किसी एक अच्छे योगाचार चिकित्सक से संपर्क कर लें और किसी योगाचार देख रेख में पहले अभ्यास करें, इसके बाद अपने आप करें। जी जी जी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। और मुद्रा की बात होती है, मुद्रा का संस्कृत मीनिंग होता है भाव भंगिमा। दरअसल में मुद्रा के अभ्यास से नाड़ियों में एनर्जी का प्रवाह होता है, जो कुछ हमारी ऊर्जा बाहर निकलती है। सर जी, एक फ़ोन कॉल है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी नमस्कार। मैंने रामदेव से पहले आपको ये योगा सिखा था। हाँ जी बोलिए। हाँ, गुरु रामदेव से जो थोड़ा सा योगा सिखा था जी बाद में हमारा बाईपास सर्जरी हो गया, 2 साल हो गया जी, बाईपास सर्जरी हो गया 2 साल हो गया। अभी हमने कोई क्या आसन कर सकता हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ, ये पूछना चाहता था। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे आपने। सबसे लेकिन इसके बीच में मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम और आप कहाँ से बोल रहे हो? आपका शुभ नाम? हेलो, अच्छा, खैर हाँ जी, नाम पद्मोताई, लखीमपुर से बनता है, लखीमपुर टाउन से। अच्छा, लखीमपुर से। लखीमपुर टाउन का पद्मोताई। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम है पद्मोताई। हाँ जी पद्मा जी, लखीमपुर टाउन का। ओके, आपका प्रश्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम अवश्य इसका उत्तर देंगे। बाईपास सर्जरी हो चुका है जी। गुरु रामदेव से पहले बहुत ज़्यादा मतलब वो थे, क्या कहते हैं, इंस्पायर्ड थे, योगा करते थे। बाईपास सर्जरी होने का 2 साल हो चुका है ऑलरेडी। अब क्या करना चाहिए, किस तरह का योगा करना चाहिए? मैं इनको कहना चाहूँगा कि ये अब सिर्फ नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं इसको, और भ्रामरी को। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट और भ्रामरी प्राणायाम 5 से 6 बार सुबह जरूर करें। अनुलोम विलोम। हाँ, अच्छा। और भी इन्हें ऐसा कोई आसन नहीं करना चाहिए जिससे इनके चेस्ट पे, सीने पे दबाव पड़े। और फिर मैं वही बार रिपीट करना चाहूँगा, उससे पहले एक बार किसी योगाचार से जरूर चिकित्सक से संपर्क करें। अभी क्या हम यहाँ पे अनुलोम विलोम देख सकते हैं कि आप हमारे बिल्कुल। मतलब दर्शकों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकेंगे अनुलोम विलोम? अनुलोम विलोम सबसे पहले
एक सुखासन में या आध्यात्मिक पोज में बैठ जाते हैं पोस्चर में। कमर पीठ गर्दन सीधी रखेंगे। एक हाथ दूसरे घुटने पर ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रखेंगे। दूसरे दाहिने हाथ से नासाग्र मुद्रा में। राइट नासिका को बंद करें और बाएं नासिका से धीरे धीरे गहरा सांस भरें। उसे धीरे धीरे दाहिने नासिका से बाहर छोड़ें। फिर दाहिने नासिका से सांस को धीरे धीरे गहरा सांस अंदर लें। से बाएं नासिका से बाहर छोड़ें। ये एक साइकिल हुआ जी। इसका अभ्यास कम से कम 30-40 साइकिल इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, 30-40 साइकिल के हाँ बाद। बिल्कुल। जी जी जी। शुरू में 15-20 साइकिल फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 40 साइकिल तक वापस आए। और मैं अभी डॉक्टर गोस्वामी सर से ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे कि हार्ट का अगर जिसको कुछ प्रॉब्लम है या जिसका बाईपास वगैरह हुआ है, आपके आयुर्वेद की तरफ से ऐसा कोई खान पान में कुछ चेंज करनी चाहिए, ऐसा कुछ? अब देखिए, हृदय का संबंधित किसी की बीमारी में, चाहे कोई शल्य कर्म करने के बाद या उसके पहले, उसका मेन कारण ही है आहार जनित। जी। हम लोग जब सम्य प्रकार से आहार नहीं करेंगे, आहार का जो समग्र रूल उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, तब ये सब परिणति आता है। तो जब किसी का बाईपास सर्जरी होगा तो उसको सिक्ता पदार्थ जिसको हम स्निग्ध कहते हैं, फैटी सब्सटेंस, उसको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें जिसका अतियोग नहीं करना चाहिए, जैसे नमक। और ये अतियोग सिर्फ आहार से नहीं है, विहार से भी है। जी। आपको देखिए स्ट्रेसफुल एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह समय से सोना चाहिए, समय से जगना चाहिए, सुपरिमित नियम से आहार ग्रहण करना चाहिए। मतलब एक सुसंहत जीवन शैली अपनाना पड़ेगा। जी। और साथ ही में अनुलोम विलोम भी हाँ, बहुत ये सब आप जरूरी है। देखिए, योग है आप एक आनुषंगिक क्रिया है। आपको एक इंसान को चलने के लिए मेन चालिका शक्ति है आहार। जी। और हमारा एक सिद्धांतिक होता है कि इंसान का शरीर आहार से निर्माण होता है। हम आहार ठीक से नहीं करेंगे, सिर्फ औषधि अथवा योग के ऊपर, ऐसा नहीं है। हमको सब स्वस्थ बैलेंस में रहने के लिए रखना पहले चाहिए। आहार प्रस्तुत करने का पद्धति, आहार कैसे हम ग्रहण करेंगे, उसका समय, उसका मात्रा, ये सभी चीज ध्यान देना पड़ेगा। जी। और आहार के साथ साथ विहार, ये विहार में योग आएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हृदय संबंधित कोई भी बीमारी, जैसे आप डॉक्टर दिव्य ने बताया कि आपको जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो एक व्यक्ति से दूसरे को संक्रमित नहीं हो सकता, उसमें सबसे ज्यादा है डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, जिसको हम मधुमेह कहते हैं। इसी तरह आपको हृदय संपर्क व्याधि, जैसे उच्च रक्तचाप, या आपको जिसको हम कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीजेस। जी। इसके बाद आता है दूसरा एक श्वसन नाली संबंधित, जिसको हम लोग COPD कहते हैं, जिस श्वास रोग। जी। जैसे और इसकी अस्थमा तरह भी वगैरह। और एक मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समाज में, क्योंकि हमारा अभी आयुष का जो सीमा है बढ़ रहा है, तो आगे जब ऑलरेडी एज ग्रुप पीपुल होगा, उसमें दो व्याधियाँ तेजी से बढ़ेगा। एक है अल्जाइमर्स डिजीजेस एंड पार्किंसनिज्म। अच्छा। और ये सब डिजीज है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, लेकिन डायबिटीज, हाइपरटेंशन मिडिल एज ग्रुप का व्याधि है। लेकिन पार्किंसन, अल्जाइमर्स होगा आपको वार्धक्य होने वाला, एज में होने वाला वृद्ध अवस्था में। तो जी सर ये जी। सभी के लिए हमको घूमना पड़ेगा कि एक प्लानिंग लेना पड़ेगा कि हमको आहार। बस एक फ़ोन कॉल मैं ले लेता हूँ। हाँ जी। हेलो। हेलो हाँ जी, नमस्कार। दादा হিন্দীত ক'ব লাগিব ন? অঁ নাই, অসমীয়াটো ক'ব পাৰে। আপোনাৰ ভাল নামটো জানিব পাৰোঁনে আৰু ক'ৰ পৰা ফোন কৰিছে? মই গুৱাহাটীৰ পৰা ফোন কৰিছোঁ। মই নিৰেন শৰ্মা। হয়, কওক আপোনাৰ প্ৰশ্নটো। একচুৱেলি মই ছাৰসকলক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মানে যেতিয়া মানুহৰ এংজাইটি আহে বা ডিপ্ৰেশ্যন আহে,
এংজাইটি ডিপ্ৰেশ্যন আহিলে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ যোগাসন বা খোৱা লোৱাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে হয় মানে ভয় ভাৱটো থাকে এনি টাইম বুজিছো এনেকুৱা হয় 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 কিবা এটা হৈ যাব মোৰ তাৰমানে ব্লাড ৰিপৰ্ট চব নৰ্মেল আছে হয় এভৰিথিং নৰ্মেল কেতিয়াবা অলপ বিপিৰ প্ৰব্লেম হয় এইটো মাজে মাজে অলপ বাঢ়ে কিন্তু বাকী ঠিকে থাকে কিন্তু বাহিৰত গ'লে মই তাৰমানে এনেকুৱা লাগে যেন ভয় ভাৱ লাগে এংজাইটি ডক্টৰে মই এংজাইটি হোৱা বুলি কৈছে মই এলোপেথিক ডক্টৰকো দেখুৱালো আচ্ছা আৰু এলোপেথিক ডক্টৰৰ ঔষধবোৰ খালে তাৰমানে ইমান হেভি হয় মানে মূৰটো বেছি মানে গধুৰ লাগে আচ্ছা গতিকে বৰ্তমান মই মানে এতিয়া ঠিকে থাকোঁ কিন্তু বাহিৰত ওলাই গ'লে ভয় ভাৱ থাকে মানে ভাল লাগি নাথাকে এনি টাইম তাৰমানে ফ্ৰেছনেছটো নাথাকে হয় তাৰ কাৰণে কিবা যদি আপোনালোকে উপায় দিব পাৰে মই নথৈ মানে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাম নিশ্চয় নিশ্চয় আপোনাক উপায় আমি ডেফিনেটলি আমি আপোনাক উপায় দিম আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ঠিক আছে तो बेसिकली जनाब जानना चाहे थे कि उनको मतलब ही इज डायग्नोज्ड विथ एंजाइटी एंड डिप्रेशन हाँ जी মিষ্টাৰ শৰ্মা আপুনি বিশেষ চিন্তা কৰিব লগা নাই আপোনাৰ যিটো এনজাইটি সেইটো চিন্তাৰে বিষয় আপুনি প্ৰথম কথা আপোনাৰ যিটো আহাৰ খোৱাৰ নীতি নিয়ম সেইবিলাকৰ অলপ পৰিৱৰ্তন কৰি লওক বিহাৰৰ পৰিৱৰ্তন মানে ধৰক ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠিব অলপ ৱাকিং কৰিব সন্ধিয়া সময় পালে অলপ খেলিব বন্ধু বান্ধৱৰ লগত আৰু আহাৰত আমি যিবিলাক মছলাযুক্ত খাদ্য বা নিচাযুক্ত খাদ্য হ'ব পাৰে আপুনি সেইবিলাক বাদ দিব লাগিব আপুনি গাখীৰ আৰু ঘি প্ৰচুৰ পৰিমাণে সেৱন কৰক আৰু আপুনি পৰিয়ালৰ লগত কথা বতৰা কৰক আৰু যিবিলাক আপুনি এলোপেথিক ঔষধ খাই আছে সেইবিলাক আপুনি যিবিলাক মানে সাইকিয়াট্ৰিৰ ভাল ডাক্তৰৰ পৰা ল'ব লাগিব আৰু সেইবিলাকৰ ড'জবিলাক আপুনি নিয়মমতে ল'ব তৎক্ষণাত আপুনি উইথড্ৰ নকৰিব আৰু তাৰ লগে লগে যিকোনো আপোনাৰ ওচৰত থকা আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসকক লগ কৰক আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াত যোগৰ যি ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আছে আপোনাৰ 2-3টা যোগ আৰু প্ৰাণায়ামৰ টেকনিক শিকাই দিব আপুনি সেইকেইটা প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক আৰু মই আকৌ এবাৰ উভতি কৈছোঁ আপুনি পৰিয়ালৰ লগত বন্ধু বান্ধৱৰ লগত মিলাই মিলি থাকিব চিন্তা কৰক যিমানে আপুনি আঁতৰি থাকিব সিমানে আপোনাৰ হেৰিটো চিন্তাটো বাঢ়ি যাবগৈ আৰু আপুনি আহাৰত ধ্যান দিয়ক थैंक यू तो कोई योग ऐसा योग जिससे हम डिप्रेशन से लड़ सके जूझ सके ऐसा कुछ इसके लिए सबसे अच्छा जो होगा ये नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें और साथ में शवासन जी इससे होगा तो जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम सबसे पहले एक सुखात्मक अवस्था में बैठ जाएं या ध्यानात्मक आसन होता है सिद्धासन या पद्मासन में इसके बाद दोनों कमर पीठ गर्दन सीधी रखें आँखों को बंद कर लें एक हाथ को घुटने पर रखें और दूसरे से उठाकर नाड़ी शोधन पर जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया नाड़ी शोधन प्राणायाम राइट नॉस्ट्रिल को दाहिने नासिका को बंद करें और लेफ्ट से धीरे धीरे गहरा श्वास भरें फिर राइट से दूसरे से श्वास को धीरे धीरे लंबा छोड़ें फिर जिससे श्वास को छोड़ रहे हैं उसी से धीरे धीरे श्वास को लें और दूसरी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें इसके 15 से ये एक साइकिल हुआ एक चक्र 15 से 20 साइकिल करें अब हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की इसमें षटमुखी मुद्रा में अवसर करते हैं ध्यान देने की बात है कान को जरूर बंद रखें और बाकी सारी उंगलियों को इसी प्रकार से रखें एक गहरा सांस लें और फिर नाक से धीरे धीरे भ्रामर भौरे की तरह सांस छोड़ें ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है एंजाइटी को दूर करने के लिए स्ट्रेस को दूर करने के लिए कम से कम 10 चक्र भ्रामरी प्राणायाम के करें हाँ ध्यान देने की बात है अगर किसी को कान का कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो कृपया इसका अभ्यास ना करें जब कान पूरी तरीके से ठीक हो जा चुके से फिर इसका अच्छा मतलब कान की इन्फेक्शन के हाँ दौरान इन्फेक्शन वगैरह हो ठीक तो होने फिर के बाद उस फिर दौरान कर नहीं ठीक होने के बाद जी फिर जी 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 ठीक है अब तीसरी बात आती है शवासन की शवासन मुद्रा में है सबसे पहले पीठ केवल लेट जाते हैं
दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा करीब 1 फीट का गैप रखें। हाथ को शरीर से दूर रखें, हथेली ऊपर रहेगी, गर्दन सीधी, दोनों आँख को बंद कर लें। अब सबसे पहले पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करें और अपने संकल्प शब्द के द्वारा उसको रिलैक्स, शिथिल करें। रिलैक्स, रिलैक्स। देन इसके बाद 1 बाय 1 काफ मसल्स, नी जॉइंट, थाई, नाभि, एब्डोमेन और चेस्ट, फोरहेड, इसी तरह से सब पे जाएं और सबको रिलैक्स करते हुए जाएं। जब फोरहेड पे पहुंचने के बाद अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम से श्वास प्रश्वास क्रिया पे ध्यान कंसंट्रेट करें और 10 से 15 मिनट तक इसी अवस्था में लेटे रहें। इसके बाद धीरे धीरे बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएं और दोनों हाथों को आपस में रब करके आँख की सिकाई करें। इसको करने के बाद काफ़ी हद तक उलझन की समस्या दूर हो जाएगी। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब सर जी। तो मैं फिर से दोबारा हाँ जी, मैं आपको ये पूछ रहा था कि डायबिटीज़ के बारे में जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, क्या कोई ऐसा आसन या कोई भी योगा के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को कुछ दिखाना चाहोगे डायबिटीज़ के ऊपर? बिल्कुल। डायबिटीज में तो वज्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, मंडूकासन, सूर्य नमस्कार सब, और प्राणायाम की बात करें तो भस्त्रिका, कपालभाति और सूर्य मुद्रा, प्राण मुद्रा काफ़ी हद तक इसको ठीक करने में, शुगर को नियंत्रित करने में कारगर साबित होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वज्रासन की। सर एक सेकंड, एक फ़ोन कॉल में हाँ, देता हूँ उसके बाद। हाँ जी, हेलो 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 जी, नमस्कार। नमस्ते सर। हम विनोद गुप्ता बोल रहे हैं जी, डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ से, ओके। हाँ जी, बोलिए। एक्चुअली मैं बीच में मेरा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर बोल रहे हैं कि कुछ वर्टिगो का प्रॉब्लम हो गया है। वर्टिगो, मतलब, जी जी। चक्कर आने का मतलब, जब हम चलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हिल रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि पाँव में थोड़ा मतलब कमजोरी महसूस करता हूँ अपने पाँव में। बाकी सब मेरा खाना पीना तो कर रहा हूँ, सब कुछ भूख भी लगता है टाइम पर, सब कुछ नॉर्मल है। मैंने पहले सोचा था गैस का प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाया तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बोला कुछ वर्टिगो हो गया है। वर्टिगो तो हो गया डॉक्टर जी। ने दवाई दिया लेकिन उससे कोई मुझको असर नहीं हुआ। तो उसके लिए अगर कोई योगा का या कुछ मतलब जी, कोई अगर योगा आसन है, हम- जी जी। हाँ सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रश्न के लिए। मैं डेफिनेटली आपके प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर देंगे हमारे एक्सपर्ट। पहले मैं ये आसन दिखा लेता हूँ, उसके बाद मैं अवश्य आपका वो दिखाऊंगा, वर्टिगो का आसन भी। जी सर जी। तो मधुमेह के लिए सबसे पहले हम वज्रासन की बात करते हैं। वज्रासन ये डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ जैसे, के हाँ लिए, जी, मधुमेह में का, डायबिटीज़ जी, के हाँ। लिए इसमें हम सबसे पहले वज्रासन करने के लिए इस दंडासन की शिथिल अवस्था में बैठते हैं। फिर धीरे धीरे पहले दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने पैर को और इसके पाँव को नितंब के नीचे रखते हैं। फिर दूसरे पैर को इसी प्रकार से मोड़ते हुए करते हैं और ध्यान रखेंगे कि दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए हों। अच्छा, इसमें भी कमर, पीठ, गर्दन को सीधी रखेंगे, दोनों हाथ को घुटनों पर रख लेंगे, आंख बंद कर लेंगे, पूरे शरीर को शिथिल करके और श्वास प्रश्वास क्रिया में ध्यान लगाते हैं। ये इससे करने से डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी संतुलित हो जाता है, स्ट्रेस भी कम होता है। डायबिटीज़ का एक कारण आजकल परिप्रेक्ष्य में स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। तो इससे एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो रहा है, मेटाबॉलिज्म ठीक होता है और दूसरे स्ट्रेस भी कम होता है जी। इसलिए वज्रासन डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अब दूसरी बात करेंगे हम अर्धमत्स्येंद्रासन। तो इसमें सबसे पहले दंडासन की अवस्था में बैठ जाएं। अब एक पैर को दूसरे के घुटने के ऊपर से खस करें, पैर को दूसरे के थाई के पास और दूसरे के घुटने से क्रॉस करेंगे और दूसरे का जो पाँव होगा वो जमीन की तरफ। फिर दाहिने हाथ को बाएं पैर से घुमा करके पैर को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ को पीछे लाएंगे। ध्यान ये देंगे कि दूसरे साइड में भी जो
हाथ पीछे की तरफ है उस डायरेक्शन में देखते हैं। लेकिन इसमें सावधानी की बात यह है कि किसी को हाइपरटेंशन हो, गर्दन में प्रॉब्लम हो या ड्यूडनल अल्सर हो तो ऐसे रोगी इसका अभ्यास नहीं करें। अच्छा, बिल्कुल। अब इसको दूसरे डायरेक्शन में दूसरी दिशा से करें। और ये कुछ देर तक उस अवस्था में 1 मिनट तक 1.5 मिनट तक एक अंतिम अवस्था में रुकते हैं, तब फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में किए और पोस्चर लगा फिर दूसरे में घूम के चले गए। अगर ऐसा करते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, उस पोस्चर में कुछ देर तक रुकेंगे। अगर किसी को थायराइड हो या हार्निया की प्रॉब्लम हो तो भी ऐसे 4-5 रोगी इसका अभ्यास नहीं करें तो अच्छा रहेगा। नहीं करें। हाँ, अच्छा, नहीं करें। ओके। बाकी इससे इंटरनल ऑर्गन का मसाज भी होता है, जितने एब्डोमेन के इंटरनल ऑर्गन हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा होता है, भूख बढ़ती है और ये पैंक्रियाज ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ता है। अच्छा, तो ये मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब तीसरी बात होता है मंडूकासन, फ्रॉग पोज। इसमें सबसे पहले वज्रासन की अवस्था में बैठ जाते हैं, जैसा कि अभी आप वज्रासन देख चुके हैं। वज्रासन की अवस्था में बैठेंगे और श्वास को एक बार अंदर लेके छोड़ देते हैं, बाहर अंदर। दोनों मुट्ठी बना करके नाभि के दोनों साइड में रखेंगे और थोड़ा सा दबाव डालते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। ध्यान रखें ये करते समय नितंब को उठना नहीं चाहिए। यथासंभव इस अवस्था में रुकें 20-25 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे सांस को अंदर लेते हुए वापस आए। सावधानी की बात यह है कि इसको भी जिनके घुटने में ज़्यादा दर्द हो, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, ठीक है, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो, कमर दर्द हो, ऐसे रोगी मंडूकासन का अभ्यास नहीं करेंगे। अच्छा। अब नेक्स्ट आता है शशंकासन। इसी वज्रासन की अवस्था में बैठे रहेंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए दोनों हाथ को सर के ऊपर उठाएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे और माथे को फर्श पे लगाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लग गया तो बहुत अच्छा, नहीं लगता तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भी आसन को करने के लिए जबरदस्ती नहीं करें, फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। अदरवाइज कभी मसल्स खिंच गए तो और प्रॉब्लम हो सकती, इसलिए धीरे धीरे यथासंभव इस अवस्था में रुके रहें और फिर सांस अंदर लेते हुए वापस आ जाएं। जी। प्रतिदिन मधुमेह रोगी इसका 4 से 5 बार अभ्यास करें। अब इसी के क्रम में बात आती है कोबरा पोज, भुजंगासन का। कोबरा पोज, हाँ, जिसका भुजंगासन। जी। इसमें पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों पैर पीछे मिले होने चाहिए, हथेली को बगल में लाएं, कंधे के बगल में रखें और धीरे धीरे सांस को भरते हुए नाभि तक उठाएं। ध्यान रखें नाभि तक, बहुत ज़्यादा नहीं होना, घुटनों को थोड़ा सा सीधा करें, नाभि तक उठाएं और ऊपर की तरफ दृष्टि रखें। फिर यथासंभव 30 से 40 सेकंड रुकने के बाद, 1 मिनट रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। इस प्रक्रिया को 8 से 10 चक्र करना चाहिए। अब अगली बात आती है धनुरासन की। धनुरासन, इसमें एक एक पैर को धीरे धीरे उठाते हैं और दाहिने पैर को दाहिने हाथ से पकड़ेंगे और बाएं पैर को बाएं, फिर एक साथ दोनों थाई को, धड़ को, सिर को यथासंभव उठाते हैं जी। और पैर को तानने की कोशिश करते हैं। यथासंभव रुकते हैं फिर वापस आते हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान देने की बात है कि जो जिनको हार्निया हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, कोलाइटिस हो, ऐसे पेशेंट इसका अभ्यास ना करें। जी। वापस आए। अब एक बहुत ही अच्छा आसन है सूर्य नमस्कार। अब लोग सावधान मुद्रा में खड़े हो जाइए। इसमें कुल 12 स्टेप होता है जी। और एक तरह से एक आदर्श आसन है।
सबसे पहले नमस्कार मुद्रा में आएंगे, दोनों हाथ से नमस्कार मुद्रा में। एक स्टेप। सेकंड स्टेप, सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे। नेक्स्ट, सांस छोड़ते हुए आगे यथासंभव, जबरदस्ती नहीं करेंगे। बहुत ध्यान देने की बात है, इस पोस्चर में कभी भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। नेक्स्ट, ऊपर की तरफ ध्यान लगाएंगे। नेक्स्ट, इस पोस्चर में ध्यान देने की बात है कि दोनों पैर के तलवे जमीन पर लगे हुए हों और ध्यान नाभि पर केंद्रित हो। जी। नेक्स्ट, इसमें दोनों पैर, दोनों नी, दोनों हाथ, चेस्ट और चिन जमीन पे लगे होने चाहिए, हिप ऊपर, इसलिए इसको अष्टांग नमस्कार भी कहते हैं, या साष्टांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार, चूंकि 8 पार्ट फर्श पे दिए होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसमें बाकी अब रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति होती है आसनों का। नेक्स्ट, नेक्स्ट, लेकिन ध्यान देने की बात है कि जिनको कमर दर्द हो, नेक्स्ट, क्योंकि ये कंट्राइंडिकेशन है, स्लिप डिस्क हो, फीवर हो, इंटरनल ट्यूबरक्लोसिस हो, ऐसे रोगी इसका अभ्यास ना करें। सर, हालांकि जैसे अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, वक्त कम है, और हमारे जैसे एक व्यूअर ने अभी अभी हम एक प्रश्न पूछा था वर्टिगो के बारे में, जैसे अचानक से चक्कर आना जिसे कहते हैं, कोई ऐसा आसन क्या आप उनको भी कुछ मदद कर दे हमारे स्टूडियो के माध्यम से? कुछ ऐसा कोई आसन है वर्टिगो के लिए? इनके लिए देखिए, सबसे पहले तो डायग्नोसिस क्लियर कट होना चाहिए कि उनको है क्या। ठीक है, सर्वाइकल या कुछ और प्रॉब्लम है तो पहले तो एक चिकित्सक के पास जाए। हालांकि अगर उनको इस तरह की कोई गर्दन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ जॉइंट मूवमेंट हैं अच्छे, लेकिन उसको हम यहाँ पे ऐसे क्या है बताएंगे तो अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। अच्छा होगा इसके लिए योगाचार्य के पास जाएं। अच्छा, चिकित्सक, पहले चिकित्सक के पास जाएं, डायग्नोसिस बने कि उनको है एक्चुअल में क्या। चक्कर आना बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, कभी कोई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, ज़्यादा चक्कर आ गया, या और कोई इंटरनल प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो अच्छा होगा पहले डायग्नोसिस बने। अगर ये है प्रॉब्लम तो वो योगाचार्य के पास जाएं, और उसके कुछ नेक के मूवमेंट होते हैं जी, रोटेशन होते हैं, शोल्डर मूवमेंट ने, तो उसके द्वारा निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा। हाँ, सावधानी के लिए चीज़ करेंगे कि नेक बेल्ट लगाएं, और अच्छा ये होगा कि अगर उनको अक्सर ही चक्कर आ रहा है तो एक थोड़े समय के लिए छड़ी लेकर जरूर चलें, क्योंकि अदरवाइज कहीं चले चक्कर आ रहा है तो गिर जाएंगे तो और कुछ एक नई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सावधानी के लिए ये जरूरी होना चाहिए। लेकिन मतलब कोई ऐसा खास कोई आसन नहीं है? वो मतलब तो पहले डायग्नोसिस बने, जॉइंट मूवमेंट है, नेक मूवमेंट नेक है, मूवमेंट का, हाँ, वो भी कुछ दिखा सकते हैं तो मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सुनना है। जैसे उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी वो मेडिसिन ले रहे हैं, वर्टिगो, डायग्नोसिस वर्टिगो है जिसके लिए उनको मेडिसिन मिल रहा है, लेकिन कोई, हाँ जी, ऐसे एक फ़ोन कॉल लेकिन मैं फिर ले लेता हूँ, फिर हम वापस आएंगे। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर, मेरा एक सवाल था। बोलिए। आप आपका शुभ नाम, पहले आपका नाम बोलिएगा। मेरा नाम है रंजीत बरुआ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? से बोल रहा हूँ। ओके जी, रंजीत जी बोलिए। सर, जो आयुर्वेद है, हम लोग अभी जो दवाई मेडिसिन खरीद करके खाते हैं फार्मेसी से, तो पहले हम लोग को जो दादा परदादा लोग जो देते हैं, जैसे खांसी होने से हम लोग को तुलसी का पत्ता देते थे, जैसे पेशाब का प्रॉब्लम होने से हम लोग को दोपहर तेगा बोलते हैं, वही का पत्ता खाते हैं। तो ऐसे जो हम परंपरागत जो मेडिसिन खाते हैं और अभी का जो दवाई है, उसमें कुछ अंतर है क्या? उसका हमारा जो परंपरा, उसमें कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है क्या? मतलब आप जानना चाहते कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ और जो एलोपैथिक दवाइयाँ? नहीं, एलोपैथिक नहीं, हम लोग परंपरागत जो मेडिसिन है जी, घास का पत्ता, जैसे खांसी होने से तुलसी का पत्ता मधु का साथ मिला के खाते थे, हर्बल प्रोडक्ट्स। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जो हॉस्पिटल, आजकल जो हॉस्पिटल भी मिलता है आयुर्वेद मेडिसिन, इसमें अंतर क्या है सर? ओके, मैं समझ गया।
आपका बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है, बहुत ही उम्दा प्रश्न आपने पूछा है। हम लोग अगर खाते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? जी 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 और सर ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जी जी जी, शुक्रिया। वेरी गुड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि जैसे प्राचीन समय से हमें पता था कि तुलसी का पत्ता या हल्दी का सेवन करने से इत्यादि इन सब से क्या होता है कि जो जैसे सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, वो सब कम हो सकता है। लेकिन आजकल मार्केट में ऑलरेडी आपका हर्बल प्रोडक्ट्स उपलब्ध है, तो क्या वो हर्बल प्रोडक्ट्स हम अगर सेवन करें तो उससे हमें कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, या फिर वो मार्केट में जो अवेलेबल हर्बल प्रोडक्ट्स है उससे नॉर्मली जो हम डायरेक्टली कोई पौधा या किसी प्लांट से अगर हम लेके खुद मतलब खाए, व्हाट इज द डिफरेंस? बेसिकली वही जानना चाहते कि इसका डिफरेंस क्या है मतलब। अब देखिए मिस्टर बोलवा, वस्तुतः इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। समय के साथ साथ हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, दूसरी तरफ हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम किसी आदमी घर में तुलसी या हल्दी का सरस निकाल के ले ले। और दूसरी बात यह है कि मार्केटिंग का युग है, हर कंपनी मार्केट में आ गया है और एक साथ बहुत आदमी को सप्लाई करना है, तो इसीलिए हमारे पास कोई परिवर्तन नहीं है। युग के अनुसार हमको अपने को बदलना पड़ेगा। अब जब तक आप खुद तुलसी या हल्दी का सरस बना के घर में ले सकते बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा आप किस जगह से कैसे तुलसी या हल्दी संग्रह किए हैं, उसको कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। और दूसरी तरफ बाजार में जो है आपको एकल द्रव्य मतलब जिसको हम सिंगल ड्रग्स कहते हैं उसका भी प्रिपरेशन मिलता है, और कुछ कंबाइंड ड्रग मिलता है, कुछ एथिकल ड्रग्स मिलता है। ये तो आपको जो आपका चिकित्सक वो रोग के अनुसार जो जिस समय भी जो प्रयोजन है उसी हिसाब से प्रेस्क्राइब करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो छोटे मोटे समस्याएं आता है, जैसे आप बता रहे तुलसी रस कास के लिए या जड़ के लिए, या ये हर कुछ चीज़ हम लोग का घर में है ही है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा रसोई में दादी माँ का फर्स्ट एड बॉक्स, जैसे हमारे घर में अदरक, हल्दी, बगीचे में तुलसी, इसी तरह आपको मसाला में आता है जीरा, अजवाइन, ये सभी का औषधि गुण है। और शायद इसीलिए हमारा सभ्यता ने ये सब को हमारे आहार की संगठन में ग्रहण किए हैं। तो इसीलिए आपको कोई संदेह रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा जो प्राचीन अभिज्ञताएं है, प्राचीन जो धरोहर है, उसको एक्चुअली समय के अनुसार चेंजिंग इकोनॉमी एंड मार्केटिंग के लिए उसको अडॉप्ट किया गया है। उसका संदेह करने का कोई जरूरत नहीं है। कोई साइड इफेक्ट भी शायद नहीं होगा सर? साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये जब औषधि जब मार्केट में आता है एक लंबी प्रोसीजर के बीच में आता है, उसमें बहुत नियामक या नियंत्रक संस्थाएं है, लेकिन हर बात में जब एक निगेटिव है उसमें भी थोड़ा एक दो हो सकता है, इसको आप अपवाद मान लीजिए। जी 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 सर, हालांकि अभी वक्त बहुत ही ज़्यादा कम है हमारे पास, ये लाइव शो है। मैं ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हम जानना चाहेंगे वो जो आप हम बीच में मतलब अधूरा छोड़ के गए, जो एक आसन आप दिखाने वाले थे अभी वर्टिगो के लिए, कुछ आप बताना चाह रहे थे उसमें? आप देखिए जो भारतीयों के बारे में बताया था तिनसुकिया से एक दर्शक ने, एक्चुअली डॉक्टर डीबीडी बताया उसका मूल कारण हमको जानना पड़ेगा। तो भारतीय को होने का बहुत सही कारण ही होगा, लेकिन सामान्यतः ये होता है कि जब हमारी ब्रेन स्टीम में कभी कभी एक अस्वाभाविक परिस्थिति के सम्मुखीन होना पड़ता है। कभी मान लीजिए ऑक्सीजन का कमी है और कोई दूसरी है, इसीलिए आपको देखिए जो सुखासन कहते हैं या ध्यानासन कहते हैं, उसमें करके आपको थोड़ा प्राणायाम करे तो आपको आराम मिलेगा। और दूसरी चीजें ये है आपको कुछ खान पान में ध्यान देना पड़ेगा, तो उसमें शायद कुछ हद तक आराम मिलेगा। लेकिन मैं पुनः बार कहूँगा कि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और सही कारण उसको निर्धारण करना पड़ेगा। कोई एक छोटा सा कुछ भी एक आसन है उसके लिए? हाँ जी सर। हम सुरम जी, वो इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए शोल्डर एंड जॉइंट, ये आसन को क्या कहते हैं? जॉइंट मूवमेंट, जॉइंट मूवमेंट के लिए जी। हो धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन बीच में
इन केस कुछ चक्कर आता है बट तो रुक जाएंगे। और साथ में एक बहुत ही अच्छा सा एक्सरसाइज होता है, एक हाथ से प्रेस करेंगे और अपना सिर जो है दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट ट्रैक्शन मूवमेंट। और ऐसा नहीं कि बस यूं किया यूं किया, ऐसे नहीं, कुछ समय तक कुछ पोस्चर में रोक रखें। ये भी इस साइड से इस अब इस साइड में किसी में डायरेक्शन में कर रहे हैं दिशा में, तो उसको कुछ समय तक उसको रोक रखेंगे। ठीक है, कुछ समय तक रोक के रखेंगे, अदरवाइज उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है सिर्फ लगा देने से। तो ये करें और फिर वही कहूँगा कि अच्छा होगा कि अच्छे चिकित्सक के पास जाएं और उस डायग्नोसिस करेक्ट डायग्नोसिस हो और बिल्कुल अकॉर्डिंगली। हाँ जी, और हो सके तो योगा इंस्ट्रक्टर के बिल्कुल पास योगाचार्य के पास जाएं और वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज बहुत अच्छा व्यायाम और बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम अभी हमारे इस प्रोग्राम के ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ एक मैसेज आपकी तरफ से कुछ देना चाहेंगे। अब देखिए, मैं तो सभी दर्शकों को यह कहूँगा कि आयुर्वेद और योग आने वाला समय की प्रमुख चिकित्सा का उपाय होगा, क्योंकि जो हम लोग एलोपैथिक सिस्टम कहते हैं ये क्रमशः बहुत व्ययबहुल होते जा रहा है। दूसरी बात ये है, हम लोग का जो कंपोजिशन दिया जाता है उसका बहुत आनुषंगिक समस्याएं आ जाता है। और आयुर्वेद और योग का जो चिकित्सा सिद्धांत है ये हमारा सभ्यता का अनुकूल हजारों साल से हमारा दादा परदादा इसको अपनाया आया है, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है और कोई खर्च भी नहीं है। हमको सिर्फ हमारा जो एक मानसिक भाव है कि हमारा भारतीय हर चीज़ हीन, इससे हमको निकालना पड़ेगा। हमारा दादा दादी जो सिखाए अभी भी वो प्रयोज्य है। तो उसमें हम लोग को एक चीज़ें है आहार विहार, समय के अनुसार, काल के अनुसार, देश के अनुसार करना पड़ेगा। और जो विषम चीज़ें है उसको त्याग करके एक सुसमित जीवन यापन करना पड़ेगा। तब हम लोग को लगता है कि 50% से आधा व्याधि हमको उसको प्रतिहत कर सकते हैं। जी, और अभी मैं बताऊंगा कि रोग होने ही ना पाए, हमको प्रकृति अनुसार चले, रोग होने नहीं पाए, और रोग होगा कि रोग कॉम्प्लिकेशन होने पहले से हमको अपनाए। हम आहार का विहार का थोड़ा परिवर्तन कर ले तो हम बहुत सारे व्याधि से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। तो सही आहार और सही विहार और सही परिवर्तन से मैं आपको बता रहा हूँ कि आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में उत्तर पूर्वांचल में बहुत सारे परिवर्तन आया है। अभी मैं जिस संस्था को मैं निर्देशन कर रहा हूँ ये बहुत ही नया संस्था है, अभी 3 साल भी नहीं हुआ। एक्चुअली उत्तर पूर्व में आयुर्वेद, योग और आयुष का अन्य पद्धति में गुण संपन्न मानव हम तैयार करने के लिए ये अनुष्ठान जी स्थापन किया गया है। तो और हमारे यहाँ अभी हम जैसे अब ये खत्म होने वाला है, अभी वी आर इन द एंड ऑफ द शो। बहुत कुछ चीज़ें आपसे जानने को अभी भी रह चुका है, बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। वैसे सर आपकी तरफ से छोटा सा 2 सेंटेंस का कुछ भी एक मैसेज आपकी तरफ से। योग जो है एक जीवन विज्ञान और दर्शन है। इसका लगातार अभ्यास करने से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास होता है जी। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के गैर संक्रामक और तमाम प्रकार से रोगों से बचने के लिए प्रतिदिन योग का अभ्यास करें, समुचित आहार लें, अनहेल्दी डाइट से बचें, जैसे जंक फूड, ठीक है, फास्ट फूड, इनसे बचा जाए। समय पर आहार, शुद्ध आहार। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग दोनों को, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रिय दर्शक, और ये हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे प्रोफेसर पी.के. गोस्वामी जी, वो डायरेक्टर नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट आयुर्वेद होम्योपैथी, और साथ ही साथ डॉक्टर विजय कुमार सर। आप लोग दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास और डेफिनेटली तहे दिल से ख़ास शुक्रिया हमारे मिस्टर सोरम और उनके ग्रुप को, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और उन्होंने अच्छे योगा आसन हमें आज दिखाए और सिखाए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए यहाँ पे, थैंक यू सो मच।
तो प्रिय दर्शक, ये आज हमारा जो शो था वो योगा और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में था। आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, और बने रहिए हमारे साथ हेल्थ केयर की टीम के साथ। हम इसी तरह कुछ नई नई चीज़ें, कुछ नए नए पद्धति और कुछ नए नए बीमारियों के साथ आपके समक्ष ज़रूर लौटेंगे। तो मैं डॉक्टर स्मित कलीता आपका इजाज़त चाहूँगा। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।